हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है नॉट जस्ट अ केस अबाउट इम्प्रूविंग इन्वेस्टिगेशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 1 इंडियन पॉलिटी। टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। इसे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 27 के, जिसमें एक्यूज के स्टेटमेंट की बात होती है और इस पे अलग अलग जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के, और किन किन सिचुएशन में उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है और किन सिचुएशंस में नहीं किया जाता है, वो आज के एडिटोरियल के एनालिसिस में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली राजेश एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सेट असाइड किया 3 एक्यूज पर्सन को जो इन्वॉल्व थे मर्डर और उससे रिलेटेड ऑफेंस में, और एम्फेसिस किया कि हमें जरूरत है डिवाइस करने की एक कंसिस्टेंट डिपेंडेबल कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ताकि जो गिल्टी है वो आराम से बाहर ना घूमे। कोर्ट ने ये भी फाइंड आउट किया कि कुछ इलीगैलिटीज हैं इन्वेस्टिगेशन में, और उन्होंने फिर रिकॉल किया जस्टिस मालीमात कमेटी को, जो बात करती हैं रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और ऑब्जर्वेशन जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की है, रिपोर्ट नंबर 239। अब देख लेते हैं रियलिटी चेक क्या है दोनों ऑब्जर्वेशन का। अगर मेजर जो ड्रॉबैक की बात अगर हम करें, मेजर ड्रॉबैक क्या है, कोर्ट ने पॉइंट आउट किया सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं, उसी बेसिस पे एडमिशन होता है किसी भी फैक्ट जो डिस्कवर्ड होता है, जो सामने आता है, और वो कॉन्सिक्वेंस होता है इंफॉर्मेशन जो रिसीव की जाती है पर्सन जो एक्यूज होता है किसी ऑफेंस का, या वो कस्टडी में होता है पुलिस ऑफिसर के। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक्स पर्सन है और उसके ऊपर थेफ्ट का एलिगेशन लगा हुआ है और वो कोई स्टेटमेंट देता है पुलिस की कस्टडी में, तो वो कितना वैलिड है और पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है, अब इसके आगे देखेंगे। कोर्ट ने कहा कि कोई भी जो पर्सन है वो पुलिस कस्टडी में कहलाएगा कि वो पुलिस कस्टडी में है अनटिल अनलेस वो फॉर्मली अरेस्ट नहीं हो जाता है, और उसे अगर एक्यूज पर्सन नहीं कहा गया है FIR में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, तो वो एक्यूज नहीं कहलाएगा जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता किसी ऑफेंस के लिए। ये अजम्पशन करेक्ट नहीं प्रोपोजिशन अपना देता है लॉ को लेकर। मान सिंह 1959 कोर्ट ने कहा फिर से कि कस्टडी जो है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डिटेंशन या कन्फाइनमेंट। कस्टडी का मतलब हुआ कोई एक्शन या वर्ड। इस सैंक्शन में कस्टडी का मतलब सबमिशन टू कस्टडी, या वो किसी एक्शन या वर्ड से हो, वो भी इस सेक्शन में कस्टडी है। यहाँ पे भी उसका मतलब कस्टडी होगा। इवन इनडायरेक्ट कंट्रोल अगर होता है, मूवमेंट ऑफ सस्पेक्ट पर्सन, लाइक अभी एक्स की बात की है, अगर वो लग रहा है कि वो चोरी किया है, तो उसके मूवमेंट को भी अगर पुलिस कंट्रोल कर रहा है तो उसे पुलिस कस्टडी कहा जाएगा। छोटे लाल वर्सेज स्टेट ऑफ UP 1954, इसी तरीके के बहुत से केसेस सामने आए थे। कोर्ट ने कहा कि अगर एक एक्यूज पुलिस कस्टडी में है तो वो इस सेक्शन के मीनिंग के अंदर आता है, और वो पुलिस के सर्विलांस में और पुलिस की कंपनी से वो अलग नहीं जा सकता, तो वो भी सैंक्शन के अंडर कस्टडी में है। तो मतलब सेक्शन 27 के अंडर वो कस्टडी में है, इसका मतलब भी ये हुआ। एक और केस देख लेते हैं, स्टेट ऑफ UP वर्सेस डियोमान उपाध्याय 1960। इसमें कहा गया है एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, ऐसा कोई इंसान जिसके अगेंस्ट एविडेंस मिल गया है और जो भी इंफॉर्मेशन उसने दिया है वो प्रूव हो गई है सेक्शन के अंडर, तो वो भी अक्यूज्ड है। मोहम्मद दस्तागिरी वर्सेस स्टेट 1960, कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है तो वो अक्यूज्ड है, लेकिन अक्यूज तब वो जरूर होगा जब वो प्रूव हो जाएगा कोर्ट में कि वो अक्यूज्ड है। तो ये सारी कंडीशंस हैं अक्यूज को
प्रूफ होने की कि वो अक्यूज एक्चुअल में है या नहीं है। ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं, सबूत मतलब कोई आर्टिकल्स ऐसे मिल गए जो इस बात की दलील देते हैं कि उसने कोई एक्स क्राइम किया है या चोरी किया है उसने। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सस्पेक्ट जो पर्सन होता है उसे अगर एक्यूज नहीं भी किया गया है, मेंशन नहीं भी है अगर वो एफआईआर में एज एन एक्यूज, तो वो जो आर्टिकल है वो एक फर्स्ट पीस ऑफ एविडेंस की तरह लिया जा सकता है, बोथ सब्सटेंटिव एंड कोरैबोरेटिव। सब्सटेंटिव एविडेंस वो होता है जो कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं सपोज, तो वो सब्सटेंटिव है। लेकिन कोई और कुछ ऐसा सबूत मिल गया जो उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है तो वो कोरैबोरेटिव एविडेंस हो गया। तो अगर इस तरीके की चीजें सब हो गई कि वो अरेस्ट नहीं हुआ है, मतलब एफआईआर उसके अगेंस्ट नहीं है, मेंशन नहीं है कहीं पर भी, लेकिन वो सस्पेक्ट था। और सस्पेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ आर्टिकल मिला और कुछ एविडेंसेस ऐसे मिल गए, तो वहां पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। कस्टडी अंडर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब ये नहीं होता है, हमेशा ये नहीं होगा कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेता है पुलिस फॉर्मली तभी वो कस्टडी में है। इसी तरीके से कोर्ट ने कुछ एम्फेसिस दिया कि कंप्लायंस किया जाए अंडर सेक्शन 100 क्लॉज 4 एंड सेक्शन 105 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, ताकि प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंस विटनेस हो सर्च के टाइम पर या सीजर के टाइम पर क्लोज प्लेस में, अगर कोई बंद सी जगह है या अगर डिस्कवरी ऑफ मीमो करना है या डिस्कवरी एंड सीजर करना है बॉडी की किसी डिसीज्ड पर्सन की जिसकी डेथ हो गई है, या उसके कपड़ों की, या कोई ऐसा वेपन है मर्डर का। मुशीर खान एट बादशाह खान एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2010, कोर्ट ने कहा अगर डिस्कवरी होती है अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और केसेस में वो रिलायबल होगा, क्योंकि उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो डाइल्यूट नहीं होगी सिर्फ इस वजह से कि वो नॉन कंप्लायंस है सेक्शन 100 क्लॉज 4 सेक्शन 100 क्लॉज 5 ऑफ द CRPC। इसका रीजन क्या है? सेक्शन 100 डील करता है प्रोसेस जो वेरी बेसिस होता है फैक्ट का अक्यूज के जब वो कस्टडी में लिया जाता है, लेकिन ये वॉलेंट्री है। और जब डिस्कवरी टेकिंग प्लेस, जब डिस्कवरी होती है किसी भी सामान की, तो ये ऑपरेट होता है इंटायरली अलग अलग सिचुएशंस में। इस वजह से सेफगार्ड करना सर्च प्रोसीडिंग को based on compulsion cannot be read into discovery on the basis of facts voluntarily deposed। इसी तरीके से व्यूज आए थे, टॉप कोर्ट ने एक्सप्रेस किया था इन स्टेट एंड NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस सुनील 2001 ऑल्सो। तो इस तरीके की चीजें कई बार कोर्ट ने अलग अलग केसेस में रीअफर्म की है। इनफैक्ट पंचनामा पुलिस ने जो प्रिपेयर किया था एज अ रूल ऑफ कॉशन जो कंप्लायंस नहीं है किसी भी मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ से। अब सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है देख लेते हैं। कुछ अगर हाईलाइट करें एक्सर्प्ट को, जो जस्टिस मालीमत कमेटी रिपोर्ट ने और लॉ कमीशन रिपोर्ट ने दिया था, कोर्ट को रिग्रेट है और उसने अपनी इस रिग्रेट को एक्सप्रेस किया कि स्टैंडर्ड ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी बहुत पुअर है, खराब है, और जो प्रिंसिपल्स हैं इसी वजह से लो रेट ऑफ कॉन्विक्शन है, बच के कॉन्विक्ट निकल जाते हैं। और रीजन क्या है कि इनएप्ट और अनसाइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है पुलिस के द्वारा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जरूरत है इम्प्रूव करने की और पुलिस को बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक टूल का यूज करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर। तो ये सारी चीजें वे फॉरवर्ड की तरह भी इसको ले सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अभी तो सारी चीजें बताएंगे कि ये कमियां हैं, तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाता है अगर हम कुछ सजेशन देते हैं और एज ए वे फॉरवर्ड लेते हैं। कोर्ट को ये भी जरूरत है कि वो रिव्यू करे रिफॉर्म्स जो पुलिस ने अपने परस्यूएंस में लिया, जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं बहुत सारी कमीशन के द्वारा और कमिटीज के द्वारा, और कुछ स्पेसिफिकली दी हुई है
इन्वेस्टिगेशन को लेकर लाइक मालीमात कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड किया इन्वेस्टिगेशन विंग को सेपरेट होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर विंग से। वो अलग बात है, सेपरेशन अपने आप में पैनेशिया नहीं है कि अगर एक बार सेपरेशन हो गया तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, बट इम्प्रूव तो जरूर हो जाएंगी इन्वेस्टिगेशन इन टोटल में, अगर और सारे फैक्टर को हम साइड लाइन कर दें। स्टेट को भी एफर्ट लगाना चाहिए कि वो रिव्यू करे, पुलिस को ब्लेम करने से पहले जो भी पूरी तरीके से इरेगुलरिटीज होती हैं केसेस में उसको डील करने में। तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने से कोई फायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस इसका सोल्यूशन कोई फाइंड आउट किया जाए। लॉ कमीशन रिपोर्ट नंबर 239 ने सबमिट किया सारे डायरेक्शंस कोर्ट के इन WPC नंबर 341/2004 इन वीरेंद्र कुमार ओरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जिसमें सजेस्ट किया कि जल्दी इन्वेस्टिगेशन किया जाए और ट्रायल किया जाए क्रिमिनल केसेस का अगेंस्ट इन्फ्लुएंशियल पब्लिक पर्सनालिटीज। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पब्लिक पर्सनालिटी है तो उनका जल्दी केसेस देखा जाए, ट्रायल में जल्दी से लाकर उसको आगे बढ़ाया जाए। और अगर बात किया जाए इन्वेस्टिगेशन या कमीशन जो ऑब्जर्व किए हैं तो पुलिस स्टेशन का कहना है कि अंडर स्टाफ्ड है, सफिशिएंट प्रायोरिटी नहीं दी जाती है क्राइम के इन्वेस्टिगेशन को लेकर, किसी भी तरीके की पीरियोडिक एक्सरसाइज नहीं की जा रही है अपग्रेड करने के लिए स्किल ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। और कमीशन ने यही नहीं बल्कि मेंशन किया कि अपनी 154th रिपोर्ट में जो रिकमेंड करती है सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड रूल ड्यूटीज, उन्होंने ये भी कहा और कोर्ट को डायरेक्शन उन्होंने ये भी कहा जिस तरीके से टॉप कोर्ट ने अपने डायरेक्शन दिए थे प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2006 में। प्रकाश सिंह फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP थे उत्तर प्रदेश के, फॉर्मर DGP असम के और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। उन्होंने रिव्यू की रिकमेंडेशन और भी जो प्रीवियस कमीशंस आए थे या कमीशंस थे और कमिटीज थी उनकी, टोटल में से 7 डायरेक्टिव जो कोर्ट ने दिए हैं उसमें से एक है सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर, ताकि इंश्योर हो सके क्विकर इन्वेस्टिगेशन, बेटर एक्सपर्टीज, इम्प्रूव रैपोर्ट विद द पीपल। इस तरीके से सेपरेशन जो होगा वो सबसे पहले करने की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप इन टाउन एंड अर्बन एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा हो, और हल्के हल्के करके वो एक्सटेंड कर दें स्मॉलर टाउन्स में भी। अगर सम अप करें इसको कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस था, तो मिस्टर सिंह लिखते हैं अपनी बुक में द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया 2022। 17 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेजर लिया कि वो सेपरेट करें इन्वेस्टिगेटिव लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन को पुलिस के, और बचे हुए स्टेट जो हैं वो अपोज नहीं है इस डायरेक्टिव के, लेकिन अभी उन्होंने इनिशिएट नहीं किया है कुछ नेसेसरी स्टेप सेपरेशन के। अगर जब बात आती है ओवरऑल कंप्लायंस की 7 डायरेक्टिव्स के, तो 9 स्टेट्स इसके अंदर आते हैं गुड एंड सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी के, और बचे हुए 20 स्टेट्स जो हैं वो एवरेज एंड पुअर कैटेगरी में आते हैं। अगर डिटेल में जाएं रिस्पॉन्सेस के तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि मोस्ट ऑफ स्टेट्स या तो कुछ प्रोविजंस बनाए हैं स्टेट पुलिस एक्ट को लेकर, या फिर वो इशू किए हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। पुलिस अथॉरिटी की अगर बात करें तो वो अवेयर हैं कि अगर उन्हें एडिशनल पावर नहीं मिलता है, सैंक्शन नहीं होता है एक्सेप्ट इन मेजर सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई, तो प्रैक्टिकली ये डिफिकल्ट हो जाएगा सेपरेट करना इन 2 विंग्स को, क्योंकि मैन पावर जो है वो कमी है मैन पावर की। सेपरेट स्टाफ फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेड नहीं है। बुक कहती है मध्य प्रदेश के बारे में जहाँ पे डायरेक्टिव दिया गया डिजाइन करने के लिए कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये डायरेक्टिव्स दिए थे कोर्ट ने। डिफिकल्ट है बिलीव करना कि कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता है स्टेट में, और इसे रिवाइज किया जाता है टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो इंक्लूड किए जाते हैं जब ज़रूरत होती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं वो एडुकेट इन नंबर नहीं है और ना ही वो एबल है अपग्रेड करने में अपनी स्किल, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स है।
सिर्फ एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ पुलिस रिफॉर्म कुछ प्रोविजन के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस में हेल्प नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत है कुछ स्टेप फॉरवर्ड आने की, और सुप्रीम कोर्ट को कहने की भी ज़रूरत है सारे स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से कि रिपोर्ट करें वो कि क्या वो कंप्लायंस कर रहे हैं डायरेक्टिव ऑन इन्वेस्टिगेशन में, और भी जो इश्यूज हैं लेटर एंड स्पिरिट में। और इसी तरीके से ज़रूरत कंसिस्टेंसी की रूलिंग्स में। अदरवाइज जो पहले भी जजमेंट्स आए हैं कि वो क्लियरली ओवर रूल्ड हुए हैं बहुत सारे कोजेंट रीजन की वजह से। तो पूरे इस आर्टिकल से ये समझ में आता है कि इन्वेस्टिगेशन पे अगर एक अलग से सेटअप नहीं हो पाता है तो कम से कम पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनके रिक्रूटमेंट किए जाएं, ताकि रिक्वायर्ड जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, लैक ऑफ मैन पावर जो है वो ना हो, और रिक्वायर्ड जो पुलिस ऑफिसर हैं वो अवेलेबल हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड पे प्रॉब्लम ना हो और इजीली केस टैकल हो जाए और जिसको जस्टिस चाहिए उसे जस्टिस मिल जाए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।